नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ज्ञान सम्मान के मंच पे। हम लोग यहाँ पे यूपीएससी प्रीलिम 2023 के लिए टेस्ट सीरीज देख रहे थे और इस क्रम में हम लोग यहाँ पे 3 टेस्ट देख चुके हैं। टेस्ट नंबर 1 विजन आईएएस से देखे थे, टेस्ट नंबर 2 विजन आईएएस से, दोनों आपको राज्य व्यवस्था पर बेस्ड था। टेस्ट नंबर 3 जो है हम लोग दृष्टि आईएएस से देखे हैं और ये जो आपका फुल लेंथ टेस्ट था। कुछ लोगों का डिमांड था कि फुल लेंथ टेस्ट कराया जाए, तो मैं एक टेस्ट यहाँ पे आपको करा दिया। तो आप ये टेस्ट जाके तीनों जो लोग भी नहीं देखे हैं, मैं यहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक इसका दे दूंगा, या आप प्ले लिस्ट में जाएंगे यूपीएससी जो है 2023 वाला प्लेलिस्ट देखेंगे, यहाँ पे सारा वीडियो आपको मिल जाएगा। आज हम लोग इसका टेस्ट नंबर 3 देखेंगे, यानी विजन आईएएस का टेस्ट नंबर हम लोग 3 देखने जा रहे हैं, जो आपका भूगोल यानी ज्योग्राफी पे बेस्ड है। ध्यान देंगे, अगर इसके सिलेबस की बात करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, फिजिकल ज्योग्राफी ऑफ वर्ल्ड यानी सोलर सिस्टम के बारे में है, या आपको जियोमोग्राफ, क्लाइमोलॉजी है, ओशनोलॉजी है, सॉइल्स है, ये सब टॉपिक आपको यहाँ पे कवर किया गया है। इसके अलावा ध्यान देंगे तो रेफरेंस जो है इसका 11th का एनसीईआरटी है, फंडामेंटल ऑफ जो फिजिकल ज्योग्राफी वगैरह है, फिर आपका इन्वायरमेंटल है, ये सब इसका टॉपिक है। इसके अलावा ऑक्सफोर्ड एक्लस वगैरह से भी इसमें क्वेश्चन बनाया गया है। साथ साथ करंट अफेयर जो है 2022 का, मार्च महीने 2022 का करंट अफेयर यहाँ पर कवर किया गया, तो ये हम लोग टेस्ट देखने वाले हैं। इससे पहले एक दो बात आप लोग के लिए, यदि कोई चाहता है यूपीएससी 2024 या यूपीपीसीएस 2024 के लिए, या बीपीएससी 69, यदि आप चाहते हैं प्रिपरेशन करना, तो मैं अभी पिछले वीडियो में ऑलरेडी ये बात बोल दिया हूँ कि आपको 23 जो है मई से आपको एक बैच नया स्टार्ट किया जाएगा, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। और इसमें हम लोग एनसीईआरटी कवर करेंगे, और एनसीईआरटी आपको पता ही है, सबसे पहले हम लोग एनसीईआरटी कवर करेंगे। और आप सभी को पता ही है कि एनसीईआरटी यदि आप कर लेंगे तो आपका कम से कम 30 से 40% काम तो यहीं से हो जाएगा। चाहे आप यूपीएससी करने वाले हैं, बीपीएससी करने वाले हैं, यूपीपीसीएस, मैं प्री और मेंस दोनों के लिए बात कर रहा हूँ। तो इस लेक्चर को जो है आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचा सकते हैं, ताकि लोग इस बैच से जुड़ सकें। आप कमेंट बॉक्स में जो है कमेंट में यस लिख देंगे तो मैं समझ जाऊँगा कि आप जो है इंटरेस्ट रखते हैं, तो आपके लिए बहुत सारा काम किया जाएगा। ऑलरेडी जो है पिछला लेक्चर आपको बीपीएससी 69 के लिए है, यहाँ पे बताया गया है, जिसमें प्री और मेंस दोनों के बारे में पूरा डिटेल एनालिसिस कराया गया है। वैसे देखिए, सीधा साधा एक आपसे बात करूं तो मान लीजिए हम लोग हिस्ट्री पढ़ रहे हैं और ओल्ड एनसीईआरटी का क्लास 11th का हिस्ट्री हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। आप ये समझ सकते हैं कि चाहे आप यूपीएससी दे रहे हैं, यूपीपीसीएस दे रहे हैं, या कोई भी स्टेट पीसीएस दे रहे हैं, सबके लिए इंपॉर्टेंट है। हिस्ट्री में तथ्य तो चेंज नहीं हो जाएगा, तथ्य तो सारा सेम ही रहेगा, ठीक है। तो कंटेंट सारा सेम रहेगा। बाकी जो है आप सभी को पता ही है कि इस शिक्षा के बाजारीकरण के दौर में जो है आपको नए नए कोर्स जो है बनाए जाते हैं सब सब्जेक्ट के। मैं इस पर टीका टिप्पणी कुछ नहीं करना चाहता हूँ, बाकी आप समझदार हैं। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि चाहे हम लोग राज्य व्यवस्था पढ़ें या हम लोग हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, तो चाहे आप बीपीएससी 69 पढ़ रहे हैं, ठीक है, या आप यूपीएससी के लिए पढ़ रहे हैं या यूपीपीसीएस के लिए पढ़ रहे हैं, आप नेक्स्ट जो है जो भी एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं, सारा के लिए क्या होगा, कंसेप्ट तो सेम ही रहेगा आपका। चेंज क्या होता है आखिर, तो क्वेश्चन पूछने का तरीका थोड़ा चेंज हो जाता है, ठीक है। अब जैसे आप देखेंगे तो यूपीएससी और यूपीएससी की बात करें तो यहाँ पे ज़्यादा कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछा जाता है। साथ साथ फैक्ट का भी बहुत इंपॉर्टेंस है यहाँ पे भी, लेकिन यदि आप यूपीएससी में चले जाएंगे तो यहाँ पे जो फैक्चुअल थोड़ा अधिक हो जाएगा, कंसेप्चुअल थोड़ा कम हो जाएगा। बाकी माजरा जो है सेम ही रहेगा, आपका जो है सब्जेक्ट जो है बिल्कुल सेम ही रहेगा। तो इसलिए बैच चलाया जाएगा, बिल्कुल कॉमन बैच होगा सारे के लिए। ये कंसेप्ट बेसिकली आपका बिल्डअप करने के लिए बैच चलाया जाएगा। और यहाँ से देखेंगे तो 30 से 40% तो आपका तैयारी यहीं से कंप्लीट हो जाएगा। जैसे एनसीईआरटी जो फिनिश होगा, आप देखेंगे कि 30 से 40%, मैं मेंस और प्री दोनों के लिए बात कर रहा हूँ, आप यहीं से क्वेश्चन जो है कर जाएंगे। कुछ कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं जहाँ से 70 से 80% आपका कंप्लीट हो जाएगा, केवल इसी की बात करूँ। उसके अलावा मैं रेफरेंस बुक आपको बताऊँगा और मैं पूरे ड्यूरेशन में आपके साथ रहूँगा इस बैच में। तो प्री प्लस मेंस, मेंस के लिए आपको क्वेश्चन लिखने के लिए दिया जाएगा, आप टेलीग्राम ग्रुप में उसको जो है लिख के और सबमिट करेंगे, आपको फिर फीडबैक दिया जाएगा। साथ साथ हम लोग लाइव भी, जो लोग भी इसमें इंटरेस्ट रख रहे होंगे, मेरे को लगेगा कि वो लोग इंटरेस्ट रख रहे हैं, तो मेरा देखिए टारगेट ये है ये लेक्चर बनाने का, क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइड कराना, और जिनको भी नहीं पहुंच पा रहा है उन तक प्रोवाइड कराना। बाकी कुछ लोग तो अच्छे रेपुटेड इंस्टीट्यूट से जा जाकर पढ़ लेते हैं, बाकी सबके लिए पॉसिबल है नहीं। हमारा टारगेट ये है क्वालिटी कंटेंट आप लोगों को प्रोवाइड कराना, आपसे सीधा जुड़ना और रिजल्ट बनाना। तो रिजल्ट ओरिएंटेड बैच होगा। 1 महीने बाद, इस बैच के चलने के 1 महीने बाद जो है आपको टेस्ट लिया जाएगा।
टेस्ट में जो है बेस्ट परफॉर्मर होंगे, टॉप 50 जो भी लोग होंगे, उनके लिए एक स्पेशल बैच जो है क्रिएट किया जाएगा और आपको जो है स्पेशल यहाँ पे ध्यान दिया जाएगा। ठीक है, बाकी जो है सारे लोग के लिए बात सेम ही रहेगा, तो यहाँ पे बिल्कुल जो है और सारा कुछ है आपको फ्री ऑफ कॉस्ट किया जाएगा। तो चैनल को अधिक से अधिक शेयर करेंगे ताकि जो है हमें भी लगे कि हाँ आप लोग इंटरेस्ट ले रहे हैं, तो मुझे भी काम करने में अच्छा लगेगा, आपके लिए मेहनत करने में अच्छा लगेगा मुझे भी। चलिए, तो आइए हम लोग ये टेस्ट को डिस्कस करते हैं। अच्छा, बीपीएससी 69 का जो भी एग्जाम देने वाले हैं वो जाके वीडियो आप देख सकते हैं, मैं लिंक यहाँ पे प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, बाकी ये जैसे यूपीएससी हम भूगोल का क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, तब बताइए भूगोल जो है ये तो भूगोल में कोई लिखा नहीं है कि भूगोल हम यूपीएससी के लिए लिख रहे हैं, बीपीएससी के लिए लिख रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो भूगोल है, तो क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए बेस्ट है। ठीक है, तो अच्छा अच्छा क्वेश्चन बनाया गया, चलिए देखते हैं। तो पैरेलली आप लोग आंसर जरूर करेंगे मेरे साथ साथ। ठीक है, ये लेक्चर थोड़ा सा आपको नाइट में अपलोड हो रहा है, वजह रीजन ये है कि थोड़ा सा व्यस्तता बढ़ गया था मेरा, तो इसलिए आज नहीं कर पाए। बाकी आपको कल से जो है बिल्कुल ये मॉर्निंग में लेक्चर मिल जाया करेगा। ठीक है, चलिए, बाकी आप लेक्चर को अधिक से अधिक शेयर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लेंगे। तो मेरे साथ पैरेलली क्वेश्चन पढ़ेंगे हम लोग एक साथ। मान लीजिए मैं पढ़ रहा हूँ, आप पढ़ रहा है, बात बराबर है यहाँ पे, और आप क्या करेंगे, आंसर अटेम्प्ट करेंगे। देखिए पहला, इस मृदा का विकास दक्कन के पठार के दक्षिण तथा पूर्वी भाग में कम वर्षा वाले उन क्षेत्रों में हुआ है जहां रवेदार आग्नेय चट्टान पाई जाती है। यह मृदा समानता उपजाऊ होती है, जबकि शुष्क ऊपरी क्षेत्रों में मोटे कणे वाली संरचना के कारण इसकी उर्वरता कम हो जाती है। इसमें समानता ह्यूमस, फास्फोरस और नाइट्रोजन की कमी होती है। बताइए कि जो उपयुक्त व्याख्या किया गया है किस मिट्टी के बारे में बताया गया है। ठीक है, तब ध्यान देंगे तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, लाल और पीली मिट्टी। लाल और पीली मिट्टी में देखेंगे ये रवेदार आग्नेय चट्टान में पाई जाती है। ठीक है, साथ साथ ये पहला ही स्टेटमेंट हमको यहाँ पे दिख गया, रवेदार आग्नेय चट्टान, तो हमको समझ जाना चाहिए कि लाल या पीली मिट्टी ही है। ठीक है, इसके अलावा देखेंगे यहाँ पे तो इस पीली मिट्टी में जो है आपको ह्यूमस, फास्फोरस और नाइट्रोजन की जो है कमी भी होती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में देखें, हाल ही में सुर्खियों में रही खेलो इंडिया योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अच्छा, जो भी यूपीएससी जो यूपीपीसीएस एग्जाम अभी दिए हैं, तो जो लोग भी क्वालिफाई कर पा रहे हैं, जिनको लग रहा है कि हाँ 100 के आसपास हम हैं, तो आपके लिए जो है टेलीग्राम ग्रुप में आप यदि कमेंट बॉक्स में लिखेंगे तो आपको जो है जो भी मेन से रिलेटेड यदि मटेरियल वगैरह कुछ चाहिए तो आप बताएंगे, हम मटेरियल आपको सेंड कर देंगे। पीडीएफ में ही अवेलेबल आपको मटेरियल करा देंगे। ठीक है, तो आप यदि इंटरेस्टेड हैं तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे। यूपीपीएससी मेंस के लिए मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, आपके लिए अलग ग्रुप भी क्रिएट कर देंगे अगर आप बोलेंगे, कुछ अगर अधिक बच्चे होंगे तो। और जो भी मेन से रिलेटेड यदि आपको मटेरियल चाहिए या मेरे को जो जो अच्छा लगेगा मैं आपको वहाँ पे शेयर कर दिया करूँगा, बस आप इंटरेस्ट दिखाएंगे। ठीक है, कि जो लोग भी यहाँ से जुड़े हैं, क्या उसमें कुछ लोग हैं जो क्वालिफाई कर पा रहे हैं, क्योंकि हम लोग जो है काफ़ी कम समय से जुड़े हुए हैं। ठीक है, बाकी हमको लगता है कि काफ़ी लोग क्वालिफाई किए होंगे, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे। देखिए, हाल ही में सुर्खियों में रही खेलो इंडिया योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2 स्टेटमेंट है। ठीक है, देखिए पहला क्या है, इस योजना के अंतर्गत देश के प्रत्येक जिले में खेलो इंडिया स्टेट फॉर एक्सीलेंस स्थापित किया जाना है। यह युवा कार्यक्रम खेल मंत्रालय का एक जो है केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। इसमें बताना है कौन सही है। देखिए बिल्कुल ही बात ये सही है, पहला स्टेटमेंट। ठीक है, कि इस योजना के अंतर्गत देश के प्रत्येक जिले में खेलो इंडिया स्टेट फॉर एक्सीलेंस स्थापित किया जाएगा और युवा कार्यक्रम खेल मंत्रालय की एक केंद्रीय क्षेत्र जो है कार्य योजना भी ये है। तो इस तरह से ऑप्शन क्या बन जाएगा आपका, सी बन जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। भारत में जो है काली मृदा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2 स्टेटमेंट है, आपको यहाँ बताना है सही क्या है। देखिए पहला है, यह मृदा उत्तरी मैदान और नदिया घाटिया में विस्तृत है। यह मृदा गीली होने पे फूल जाती है तथा चिपचिपा हो जाती है, सूखने पे सिकुड़ जाती है। ठीक है, किस मृदा का जो है विशेषता है, तो देखिए ये काली मृदा का ही विशेषता है, गीली होने पे फूल जाती है, थोड़ा चिपचिपी हो जाती है, सूखने पे सिकुड़ जाती है। ठीक है, ये तो बात सही है। ठीक है, बाकी जो है पहला स्टेटमेंट के उत्तरी मैदान और नदी घाटी में विस्तृत है, ये जो है आपको गलत हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से देखें यहाँ पे, ये जनरली काली मृदा देखेंगे तो जलोढ़ मृदा से जो है अलग होती है ये। ठीक है, ये देश के लगभग 40% भाग पे है और काली मृदा जनरली जो है दक्कन के पठार पे अधिकतर ही पाई जाती है। ठीक है, तो पहला गलत हो गया, यहाँ पे ऑप्शन क्या बन जाएगा, केवल 2। आगे देखें क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, आपका कोई फीडबैक कमेंट होगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में देखते हैं, चीन तुल्य जलवायु क्षेत्र के
निम्नलिखित विशेषता पर विचार कीजिए। ठीक है, पहला देखिए, तटवर्तीय व्यापारिक पौनों का वर्ष भर प्रभाव, वर्षा का एक समान वार्षिक वितरण। तो चीन के तुल्य जलवायु प्रदेश के बारे में बात कर रहा है, तो बिल्कुल सही है, तटवर्तीय व्यापारिक पवनों का वर्ष भर प्रभाव और वर्षा का एक समान वितरण। यहाँ पे ऑप्शन क्या बन जाएगा, सी हो जाएगा। आगे देखते हैं, चीन देश के बारे में पूछा जा रहा था। अगला देखिए, तापमान व्युत्क्रम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है। ठीक है, सर्दियों के सुबह तापमान के व्युत्क्रम कारण घना कोहरा होता है। यह मैदानी इलाकों में एक विशेषता और यह पर्वतीय इलाकों में नहीं दिखाई देती है। तापमान व्युत्क्रमण के संदर्भ में आपको बताना है। ठीक है, यहाँ पे देखिए पहला स्टेटमेंट आपको क्या लिखा हुआ है, सर्दियों में सुबह तापमान का व्युत्क्रमण कारण घना कोहरा होता है, तो ये बात सही है। ठीक है, दूसरा स्टेटमेंट यहाँ पे देखेंगे तो लिखा है, यह मैदानी इलाकों में की विशेषता है, ये पर्वतीय इलाकों में नहीं दिखाई देता है, तो ये तो आपको स्टेटमेंट गलत हो गया। ठीक है, पहाड़ी और पर्वतीय इलाकों में आपको ये देखने को मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पे सही क्या बन जाएगा, केवल एक, और केवल एक है ऑप्शन ए में। आगे देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला देखिए, भारत में विश्व के स्थलीय क्षेत्रफल का 20% का अधिक भाग है। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। भारत का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार लगभग 60 डिग्री का है। आपको बताना है इसमें कौन सही है। ठीक है, देखिए पहला स्टेटमेंट क्या दिया है, भारत विश्व का स्थलीय क्षेत्रफल का लगभग 20% है, ये तो गलत हो गया। भारत कितना है, 2.4% है, आप सभी को पता ही है। दूसरा दिया है आपको कि क्षेत्रफल की दृष्टि से ये विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। ठीक है, तो ये बात तो क्या है आपका सही है, 7वां बड़ा देश है। आगे देखें, भारत का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार लगभग 60 डिग्री है, ये भी बात गलत निकल गया आपका। ठीक है, अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार का लगभग देखेंगे तो लगभग 30 डिग्री आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, आपको पता ही है कि भारत की अक्षांश रेखा पर जो है स्थिति क्या है। ठीक है, ये देखेंगे भारत का अक्षांश और देशांतर रेखा पर स्थिति की बात करें तो अक्षांश रेखा पर आप सभी को पता होगा 8 डिग्री 4 मिनट। ठीक है, और अपर पॉइंट जो है इसका क्या हो जाएगा, अक्षांश रेखा का 37 डिग्री लगभग जो है 17 मिनट। इसके बाद देखेंगे देशांतर रेखा की बात करेंगे यहाँ पे, तो ये आपको 68 डिग्री 7 मिनट जो है पूरब से लेके और 97 डिग्री आपका 24 मिनट पूरब तक होगा। ठीक है, चलिए तो इस तरह से यहाँ पे केवल 2 सही है, तो ऑप्शन देखें, ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। यदि आप एनसीईआरटी पढ़े हैं क्लास 11th का तो आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगा। देखिए निम्नलिखित कथनों विचार कीजिए। पहला है, ऊर्जा संवहनीय स्थानांतरण की प्रक्रिया मुक्तः क्षोभ मंडल तक ही सीमित रहती है। मध्य अक्षांश में दैनिक मौसम में दैनिक परिवर्तन केवल अभिवहन के कारण होता है। कौन सा कथन आपको सही है बताना है। देखिए दोनों ही कथन क्या है आपका यहाँ पे सही है, तो ऑप्शन क्या बन जाएगा, सी। आगे देखिए, मैं थोड़ा सा वक्त दे रहा हूँ तो आप पैरेलली क्वेश्चन को जरूर अटेम्प्ट करेंगे। जिनको भी स्लो लग रहा होगा 1.25 1.5 करके देख सकते हैं। बाकी जो भी पीडीएफ वगैरह है मैं आज अपलोड कर दूंगा। भारतीय प्रायद्वीपीय खंड के निम्नलिखित विशेषताओं पर विचार कीजिए। 2 स्टेटमेंट है, कौन सा इसमें सही है। पहला देखिए, भारतीय प्रायद्वीपीय खंड के बारे में पूछा जा रहा है, यह मुख्य रूप से प्राचीन नाइस और ग्रेनाइट शैल से बना हुआ है। पश्चिम में थार मरुस्थल और पूरब में करवी एग्लांग पठार इसके विस्तार में है। तो यहाँ पे दोनों कथन ही क्या हो गया आपका सही हो गया। ठीक है, करवी एग्लांग जो है मेघालय के पठार वगैरह में पार्ट में आता है। ठीक है, तो ये भी सही है, पूरब में हो गया, अब पश्चिम में थार मरुस्थल भी हो गया, तो दोनों स्टेटमेंट सही हो गया। ऑप्शन क्या बन जाएगा, सी। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 9। महासागरीय धाराओं का संचालन किसके द्वारा प्रभावित होता है। यहाँ पे 3 स्टेटमेंट है। पहला, पवनों की गति, समुद्र का लवणता, कोर्लियस बल। तो महासागरीय धारा की बात की जा रही है, तो पवनों की गति, समुद्र की लवणता और कोर्लियस बल तीनों से प्रभावित होता है। ऑप्शन क्या बन जाएगा, डी बन जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। देखिए, मृदा में जैविक पदार्थों का अपघटन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, गलत बताना है यहाँ पे। ठीक है, ऑक्सीजन अपघटन की प्रक्रिया को तीव्र करता है। यदि अपर्दन नाइट्रोजन से भरपूर है तो अपघटन तीव्र होता है। मृदा का पीएच अपघटन की प्रक्रिया को प्रभावित करता है। शीत तापमान अपघटन की प्रक्रिया को तीव्र करता है। अब देखिए यहाँ पे चूंकि आपको गलत ढूंढना है, ठीक है, तो जो शीत तापमान अपघटन की प्रक्रिया को क्या करता है, बाधित करता है, तीव्र नहीं करता है। यहाँ पे बोला तीव्र करता है, तो यही गलत हो जाएगा, ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, भारत के प्रायद्वीपीय पठार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों विचार कीजिए। पहला, यह एक
अविरत स्थिर खंड है जो किसी भी भ्रंश या अपसारी सीमा में विहीन है। इसका निर्माण पश्चिम से पूरब की ओर समांतर प्रवणता के साथ हुआ है। बताना है कौन सा कथन इसमें गलत है। यह एक अवतरित स्थिर खंड है जो किसी भ्रंश या अपसारी जो है आपको सीमा से विहीन है। यही क्या हो गया आपका स्टेटमेंट, गलत हो गया पहला। ठीक है, दूसरा स्टेटमेंट तो आपका सही है, तो गलत ही ढूंढना था, तो ऑप्शन ए बन जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। ये जो है क्षितिज संस्तर वाली शैलों द्वारा निर्मित होती है तथा पृथ्वी की भूप्रपट्टी के संचालन में अपेक्षाकृत अप्रभावित रहते हैं। ये अवनत क्षेत्र पृथ्वी की सतह पर सर्वाधिक व्यापक प्राकृतिक निम्न भूमियों का आपको निर्माण करते हैं। उपयुक्त कथन में किसका सर्वोत्तम रूप का वर्णन करता है? किसके बारे में यह व्याख्यान है आपका? तो ये है संरचनात्मक मैदान के बारे में। क्षैतिज स्तर वाली शैलों द्वारा निर्मित होती है। ये पृथ्वी के भूप्रपट्टी के संचलन की अपेक्षा अप्रभावित रहती है। अवनत क्षेत्र पृथ्वी की सतह पर सर्वाधिक व्यापक जो है प्राकृतिक निम्न भूमियों का निर्माण करती है। तो इस तरह से इसका ऑप्शन सी बनता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। देखिए, परत अपर्दन के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। 3 कथन दिया है, यहाँ पे क्या बताना है आपको, सही कथन कौन सा है। पहला देख, यह भारी वर्षा के बाद समतल भूमि पे होता है। परत अपर्दन भारी वर्षा के बाद समतल भूमि पे होता है, तो सही हो गया। यह मृदा की महीन और अधिक उपजाऊ शीर्ष परत को हटा देता है। ठीक है, ये भी सही है। इसके कारण उत्खात भूमि स्थलाकृति का निर्माण होता है। ठीक है, तो ये कथन 3 क्या हो गया आपको, ये तो गलत हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे जो है ऑप्शन क्या बन जाएगा, ए। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 14। निम्नलिखित में से कौन सा सीली भवन की प्रक्रिया का सर्वोत्तम वर्णन करता है? ठीक है, देखिए यहाँ पे 4 स्टेटमेंट है। किसके बारे में पूछा जा रहा है? सीली भवन के बारे में। ठीक है, पहला स्टेटमेंट है, यह तलछट के ठोस जो है होने के माध्यम से शैलों का निर्माण की प्रक्रिया है। तो पहला ही आंसर आपको सही निकल गया। ठीक है, तो ऑप्शन ए बन जाएगा। बाकी क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, प्रायद्वीपीय भारत के ऊपरी पूर्वी जेट धारा आरंभ होता है। हिमालय के उत्तर में स्थित क्षेत्र का उच्च दाब का विकास होता है। भारत में शीत ऋतु के दौरान उपयुक्त में से कौन सी मौसमी परिघटना जो है देखी जाती है शीत ऋतु के दौरान? ठीक है, देखेंगे शीत ऋतु के दौरान अगर बात करें, मोटे तौर पे जो है शीत ऋतु कब से होता है आपका, नवंबर से लेकर मार्च तक देखने को मिलता है। और इसमें जो है हिमालय के उत्तर में स्थित क्षेत्र जो है उच्च दाब की स्थिति में विकसित होती है। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा, केवल 2। ठीक है, पहला स्टेटमेंट क्या है यहाँ पे, गलत है। पहला दिया था कि उत्तरी पूर्वी जेट धारा का आरंभ होना। ठीक है, पूर्वी जेट धारा जो है ग्रीष्म ऋतु के दौरान जून माह में जो है आपको प्रायद्वीपीय दक्षिण भाग से होकर गुजरती है। ये शीत ऋतु के बारे में बताना था, तो पहला स्टेटमेंट इसलिए आपका गलत हो गया था। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 14 हो गया, 15 हो गया अपना, 16। ओके, क्वेश्चन नंबर हम लोग 16 देखते हैं। देखिए, पूर्वी जेट धारा के संदर्भ में ही बताना है। ठीक है, पहला है यहाँ पे देखिए क्या बताना है, सही बताना है। ठीक है, दक्षिणी पश्चिमी मानसून अवधि के दौरान पूर्वी जेट जो है धारा दक्षिण की ओर स्थानांतरित हो जाती है। पूर्वी जेट धारा भारत में उष्णकटिबंधीय चक्रवातों को लाने हेतु उत्तरदायी होती है। सही बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे दूसरा स्टेटमेंट तो सही है, जो पूर्वी जेट धारा होती है भारत में उष्णकटिबंधीय चक्रवात को लाने हेतु जिम्मेवार होती है। पहला स्टेटमेंट आपको यहाँ पर गलत हो गया, सही बताना था, तो केवल 2 ऑप्शन बी में है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 देखें। वानिकी के प्रकार है और इनका अर्थ है, उपयुक्त में से कौन सा सही सुमेलित है? ठीक है, चलिए देख लेते हैं। पहला देखिए, कृषि वानिकी एक ऐसी भूमि पे वृक्ष और कृषि फसलों को उगाना है, तो सही है। फॉर्म वानिकी अपनी जो है कृषि भूमि पे व्यवसायिक और गैर व्यवसायिक उद्देश्य के लिए वृक्ष लगाना, फॉर्म भूमि हो जाएगा। शहरी वानिकी शहरी केंद्रों और उनके आसपास सार्वजनिक और निजी स्वामित्व वाली भूमि पे वृक्ष लगाना, तो ये भी सही है। तीनों ही पेयर क्या है आपका, सही है। तो ऑप्शन क्या बन जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन ए, 1, 2, 3। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। देखिए, ज्वार भाटा के संदर्भ में आपको बताना है, यहाँ पे 3 स्टेटमेंट है, कौन सा सही है। ठीक है, देखिए पहला, प्रत्येक 24 घंटे का अवधि में 2 उच्च ज्वार और 2 निम्न ज्वार आते हैं। तो बात सही है आपका। आपको पता ही है कि पृथ्वी और सूर्य के बीच कौन सा आ जाता है, चंद्रमा आ जाता है। ठीक है, पृथ्वी चंद्रमा सूर्य की स्थिति जो है ज्वार के
जो है उत्पत्ति का कारण बनता है, और प्रत्येक 24 घंटे में देखेंगे तो 2 उच्च ज्वार और 2 निम्न ज्वार आता है। तो पहला स्टेटमेंट आपका सही निकल गया। ठीक है, नेक्स्ट देखें। तो अगला स्टेटमेंट आपका क्या है, ज्वार भाटा पृथ्वी चंद्रमा सूर्य की स्थिति के कारण घटित होती है। तो ये भी सही निकल गया। यह ज्वार मुख्य से प्रदूषित जल को हटाने में सहायता करती है। तीनों ही सही है, ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। देखिए, बोल्ट्जमैन पदक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए, पहला क्या है, यह सांख्यिकी भौतिकी में उत्कृष्ट उपलब्धियों के सम्मानित करने के लिए 3 वर्षों में एक बार प्रदान किया जाता है। तो ये क्या हो गया, बोल्ट्जमैन मेडल के बारे में तो बात सही निकल गया पहला। ठीक है, ये सांख्यिकी भौतिकी में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दिया जाता है 3 वर्ष में एक बार। दूसरा, सीवी रमन यह पदक जीतने वाले एकमात्र भारतीय। ये स्टेटमेंट जो है आपको क्या हो गया, गलत हो गया। ठीक है, सीवी रमन जो है पुरस्कार नहीं जीते हैं। ये आपको प्रसिद्ध भौतिक वैज्ञानिक थे दीपधर धर, 2022 में इन्हें पुरस्कार मिला था। तो इस तरह से ऑप्शन क्या बन जाएगा, केवल आपका एक, यानी ऑप्शन ए 19 का ए। 20 नंबर देखिए, जलोढ़ मिट्टी के संदर्भ में आपको बताना है फिर से। पहला देखिए, भांगर पुराने जलोढ़ से बना है और इसमें चूनेदार निक्षेप पाए जाते हैं जिन्हें कंकड़ कहा जाता है। खादर बाढ़ वाले मैदानों के नए निक्षेप हैं और ये उपजाऊ होते हैं। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है। देखिए, भांगर जो है पुराना जलोढ़ मिट्टी से बना होता है। आपको पता ही है कि जो जलोढ़ मिट्टी पुराना होता है भांगर बोलते हैं, और इसमें चूनेदार निक्षेप पाए जाते हैं। सही हो गया है। दूसरा, खादर बाढ़ वाले मैदान में नए निक्षेप है, ये भी बात सही है। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन था। ऑप्शन क्या बन जाएगा, सी बनेगा। ठीक है, बाकी देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, एस्टेलेग्माइट कंदराओं की फर्श से ऊपर की ओर बढ़ते हैं। एस्टेलेग्माइट छत से लटकते हुए बनते हैं। कौन सा कथन इसमें सही है। देखिए, दोनों ही कथन आपको क्या है यहाँ पर सही है, ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 22। एशियाई शेर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसे IUCN के लाल सूची में गंभीर रूप से जो है सूचीबद्ध कर दिया गया है। भारत में केवल गुजरात में पाया जाता है। शिम्बा एक कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित सॉफ्टवेयर है जो अलग अलग एशियाई शेरों की पहचान करके पैटर्न को अलग करता है। इसमें बताना है कौन सा आपको सही है। देखिए, पहला जो है स्टेटमेंट आपको क्या हो गया, गलत हो गया। ठीक है, इसे जो है आपको IUCN के जो है लाल सूची संकटग्रस्त के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे गंभीर रूप से जो है संकटग्रस्त में नहीं शामिल है, केवल संकटग्रस्त में, इसलिए गलत हो गया। भारत में केवल गुजरात में पाया जाता है, स्टेटमेंट सही है। ठीक है, और सिम्बा जो है कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित सॉफ्टवेयर है जो अलग अलग एशियाई शेरों का पहचान भी करता है। तो ऑप्शन आपका क्या बन जाएगा, बी, 2 और 3। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 23। देखिए, भारत में असैन्य परमाणु समझौता का उद्देश्य परमाणु ऊर्जा का शांतिपूर्ण उपयोग के लिए पारस्परिक रूप से लाभकारी आर्थिक, वैज्ञानिक और तकनीकी सहयोग विकसित करना। इस संदर्भ में निम्नलिखित में से किन देशों के साथ भारत के असैन्य परमाणु समझौता जो है। ठीक है, चलिए आंसर कीजिए इसका। ठीक है, देखिए इसका आंसर क्या बन जाएगा। यहाँ पे आपका 5 स्टेटमेंट दिया गया है, नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके आपको सही उत्तर चुनना है। देखिए, क्वेश्चन था कि भारत के सैन्य परमाणु समझौता का उद्देश्य परमाणु ऊर्जा को शांतिपूर्ण उपयोग, पारस्परिक रूप से लाभकारी आर्थिक, वैज्ञानिक और तकनीकी सहयोग प्रदान करना था। निम्नलिखित में किन देशों के साथ भारत जो है सैन्य परमाणु समझौता किया है। तो इसमें देखेंगे तो आपका जो हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा, कनाडा, जापान और वियतनाम। तो यहाँ पे 1, 2, 4, 5 ऑप्शन देखें, ऑप्शन सी बन जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर, वैसे तो देखें इस समझौते में जो और देश भी शामिल है, 14 देश लगभग शामिल है। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। एल नीनो के संदर्भ में बताना है। ये क्वेश्चन ऑलरेडी हम लोग किए हुए हैं यूपी PCS के टेस्ट सीरीज में। यह भूमध्य रेखीय उष्ण जो है समुद्री धारा का विस्तार मात्र है जो अस्थायी रूप से ठंडी पेरुवियन धारा द्वारा प्रतिस्थापित हो जाती है। एल नीनो की घटना के कारण भारतीय उपमहाद्वीप में दक्षिणी पश्चिमी मानसून का आगमन देरी से होता है। पहला स्टेटमेंट आपको सही है कि भूमध्य रेखीय उष्ण जो है समुद्री धारा का विस्तार मात्र है और अस्थायी रूप से ठंडी पेरुवियन धारा को प्रतिस्थापित भी कर देता है, और एल नीनो की घटना के कारण ही भारत उपमहाद्वीप में जो है दक्षिणी पश्चिमी मानसून के आगमन में देरी होती है। ऑप्शन क्या बन जाएगा, सी बनेगा। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं।
क्यूरेशिया धारा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कौन सा कथन इसमें सही है? यह जापान के तट से प्रारंभ होकर उत्तर की ओर प्रवाहित होता है। यह उत्तरी प्रशांत महासागरीय धाराओं के चक्र गति का एक भाग है। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? देखिए, ध्यान दें, यहाँ पे क्यूरेशिया धारा के बारे में पूछा है, तो ये क्यूरेशिया धारा जो है आपको उत्तरी प्रशांत महासागरीय धाराओं का जो है चक्र गति का एक भाग है। ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा यहाँ पे। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 देखें। ये दर्रा है और कौन से राज्य में है? ठीक है, ऐसे क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। तो इसमें पूछा है कि कौन जो है सही सुमेलित है। ठीक है, पहला है आपको जोजिला दर्रा। आपको पता ही है जोजिला दर्रा जो है कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर में है, तो अरुणाचल प्रदेश हो गया, गलत हो गया। ठीक है, सिपकीला दर्रा ये भारत चीन सीमा पे स्थित है और ये आपको हिमाचल प्रदेश में ही है, तो ये तो सही है। ठीक है, बाकी जिलेला दर्रा जो है ये सिक्किम चीन जो है के बीच में स्थित है ये। ठीक है, तो ये जिले प्लस सिक्किम में दिया है, ये भी क्या हो जाएगा आपका? सही हो जाएगा। आगे देखिए, बरलाचा दर्रा उत्तराखंड में, ये भी गलत हो गया। ठीक है, बरलाचा दर्रा जो है जास्कर श्रेणी में देखने को मिलता है हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, जम्मू कश्मीर और लद्दाख को जोड़ता है ये। तो यहाँ पे सही पेयर 2 और 3 हो गया। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए। निम्नलिखित कथनों में कौन सा जो है जल विज्ञान संबंधित सूखे का सर्वश्रेष्ठ वर्णन करता है? पहला है सामयिक और स्थानीय वर्षा के असंतुलन वितरण से लंबी अवधि का अपर्याप्त वर्षा, जल संग्रहण और जलाशयों में जल की उपलब्धता का अत्यधिक कमी। ठीक है, तो यही क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा आपका। जल विज्ञान संबंधित सर्वश्रेष्ठ जो है सूखे का वर्णन, तो जल संग्रह और जलाशय में जल की उपलब्धता का क्या हो जाए? अत्यधिक कमी हो जाए, तो इसे सूखा हम बोलेंगे। ऑप्शन बी होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28 देखिए। उत्तरी गोलार्ध में बहिरुष्ण कटिबंधीय चक्रवातों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये पूरब से पश्चिम की ओर बढ़ता है, ये स्थल और समुद्र दोनों के ऊपर उत्पन्न हो सकते हैं। कौन सा कथन इसमें सही है आपको बताना है। देखिए, उत्तरी गोलार्ध में जो है बहिरुष्ण कटिबंधीय की बात करें तो यह स्थल और समुद्र दोनों के ऊपर उत्पन्न हो सकता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे? बी सही हो जाएगा आपका। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे बी हो गया यानी 2। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। वायु जो है परिसंचरण की दिशा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अच्छा, कौन सा सही है आपको यहाँ पे बताना है। पहला देखिए, विषुवत रेखा पे पवन समदाब रेखा का समकोण पे बहती है, तो बात सही है। कुर्लिस बल ध्रुवों पे अधिकतम होता है और भूमध्य रेखा पे अनुपस्थित होता है, ये भी सही है। तो इस तरह से यहाँ पे आंसर क्या बन जाएगा? सी बन जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 30 देखिए। निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों में कौन सी पूर्वी और पश्चिमी घाट का मिलन स्थल है? बताइए कौन जो है पूर्वी और पश्चिमी घाट का मिलन स्थल आपसे पूछा जा रहा है। तो ये कौन है? नीलगिरी की पहाड़ियाँ है। ठीक है, यहीं पे पूर्वी घाट पश्चिमी घाट का जो है एक तरह से मिलन स्थल है ये। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 नहीं है, 31 है ये। ठीक है, 30 था ना? ठीक है, 31। अगला क्वेश्चन है आपको, यह शुष्क वृष्टि छाया वाला मरुस्थल है। यह एक उत्तरी अमेरिका का सबसे शुष्क मरुस्थल है। यह शियरा नेवादा पर्वत श्रेणी के कोलोराडो पठार तक फैला हुआ है तथा उत्तर में ग्रेट बेसिन और दक्षिण में सुंदरन मरुस्थल में विलीन हो जाता है। उपयुक्त परिच्छेद निम्नलिखित में से किस मरुस्थल के बारे में जो विवेचना करता है? आपको बताना है। तो ये कौन है? मोजाबे का मरुस्थल के बारे में विवेचना किया जा रहा है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 32। विषुवत रेखा निम्नलिखित में से किस महाद्वीप से होकर नहीं गुजरती है? मैप का आपका क्वेश्चन है। ठीक है, आपको पता ही है आपका ग्लोब हो गया। ठीक है, 0 डिग्री लाइन, इसी को क्या बोलते हैं हम लोग? भूमध्य रेखा, विषुवत रेखा। ये क्या होता है? कर्क रेखा। ये कौन होता है? मकर रेखा। ये 23.5 डिग्री लाइन। ये विषुवत रेखा के बारे में पूछा जा रहा है, जो 0 डिग्री अक्षांश रेखा है, कौन देश से होकर नहीं गुजरता है? तो ये यूरोप से। यूरोप तो आपको इधर दिखता है, यूरोप कुछ यहाँ पे है, ये रेखा यहाँ पे है, तो यहाँ से होकर नहीं गुजरता है। बाकी देखेंगे दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, एशिया से होकर गुजरता है। क्वेश्चन नंबर 33 देखें। यह एक गोलेकार जो है शीर्ष और चपटे आधार वाला एक ऊर्ध्वाधर मेघ है जो आर्द्र उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में विशिष्ट रूप से पाया जाता है। यह ऊपर उठने वाली संवहनीय धाराओं से संबंध है। इसका विशाल सफेद गोलाकार पुंज सूर्य की उपस्थिति में धूसर दिखाई दे सकता है, किंतु यह एक स्वच्छ मौसम का मेघ है। उपयुक्त परिच्छेद में निम्नलिखित में से किस प्रकार का मेघ का वर्णन किया जा रहा है? तो ये जो है कौन प्रकार का मेघ? आपको कपासी प्रकार का मेघ का वर्णन किया जा रहा है, क्यूमुलस मेघ। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 34।
देखिए, हिमालय पर्वत श्रृंखला के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों विचार कीजिए। दो स्टेटमेंट है। आंतरिक हिमालय को हिमाद्री या महान हिमालय के रूप में जाना जाता है। भारत की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा और आंतरिक हिमालय पर्वत श्रृंखला का भाग है। बताना है कौन सा इसमें सही है। देखिए, बिल्कुल ही पहला स्टेटमेंट सही है आपको कि आंतरिक हिमालय को हिमाद्री या महान हिमालय के रूप में जाना जाता है। आप देखेंगे तो हिमालय में एक महान है, एक आंतरिक हिमालय है, जिसे हिमाद्री भी कहा जाता है। ठीक है, दूसरा स्टेटमेंट भी आपको सही है। ऐसे तो सबसे ऊंची चोटी जो है माउंट एवरेस्ट है। ठीक है, फिर आपका अन्नपूर्णा है, उसके बाद नंगा पर्वत है, और उसके बाद कंचनजंगा है। यहाँ पे बात किया जा रहा था भारत की सबसे, इसका लगभग 3/4 भाग भारत में ही शायद पाया जाता है। तो यहाँ पे दोनों ही स्टेटमेंट सही, ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 35 देखें। निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर कर्क रेखा गुजरती है। आसान सा क्वेश्चन है आपके लिए। ठीक है, कर्क रेखा जो है अगर देखेंगे, ये आपका इंडिया हो गया। ठीक है, तो कर्क रेखा जो है किस राज्य से होकर गुजरती है, तो आप देखेंगे तो सबसे पहले एक आपको ट्रिक वगैरह भी पता होगा, नेट वगैरह पे बहुत पहले से ये ट्रिक आप देख लिए होंगे। ठीक है, तो वहां से देखेंगे तो आपका आंसर, अच्छा नीचे ये कुट का प्रयोग करके आपका आंसर बताना है। ठीक है, देखिए किससे होकर गुजरता है, तो उड़ीसा से तो होकर गुजरता नहीं है, त्रिपुरा से होकर गुजरता है, बात सही है। ठीक है, बाकी देखिए मिजोरम हाई से होकर, असम से होकर नहीं गुजरता है। ठीक है, बाकी यदि ध्यान देंगे तो ये अपना जो है इंडिया हुआ। ठीक है, कर्क रेखा जो गुजरता है तो सबसे पहले यहाँ पे कौन पड़ जाता है आपको, राजस्थान पड़ जाता है। ठीक है, मध्य प्रदेश वगैरह। ठीक है, ऐसे आपको ट्रिक याद ही होगा, मैं लिख देता हूँ, रिवीजन हो जाएगा आपका। ठीक है, तो यहाँ पे देखें मिजोरम हो गया, त्रिपुरा हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया, गुजरात हो गया। ठीक है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और राजस्थान, यहीं से होकर गुजरता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 36। जैविक हथियार अभियान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों विचार करना है। यहाँ पे आपको 3 स्टेटमेंट दिया गया है। ठीक है, चलिए इसको जूम इन कर देते हैं। अब आपको दिख रहा होगा, जैविक हथियार के बारे में बताना है। ठीक है, देखिए, पहला है, ये जैविक और विषाक्त दोनों प्रकार के हथियारों के विकास और उपयोग पे प्रतिबंध करता है। जैविक हथियार अभिसमय यानी BWC के बारे में आपको बताना है। तो ये बात जो है बिल्कुल सही है आपको कि ये जैविक और विषाक्त दोनों प्रकार के हथियारों के विकास पर प्रतिबंध करता है। ये सामूहिक विनाश के हथियार की एक पूरी श्रेणी के प्रतिबंध लगाने वाली पहली बहुपक्षीय नी जो है रस्त्रीकरण संधि है। ये भी सही है। जिनेवा स्विट्जरलैंड निःशस्त्रीकरण सम्मेलन के दौरान इस विषय पर बातचीत की गई थी। तीनों स्टेटमेंट सही, ऑप्शन क्या बन जाएगा आपका, डी बन जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37। देखिए, हरित हाइड्रोजन के संदर्भ में बताना है। यहाँ पे 2 स्टेटमेंट है, कौन सा सही है। ओके, देखिए, हरित हाइड्रोजन के बारे में बताना है, इसमें कौन सा सही है। देखिए, पहला है, गैस के रूप में प्राकृतिक रूप से प्रयोग होने के योग्य मात्रा में विद्यमान हाइड्रोजन को हरित हाइड्रोजन कहा जाता है। ठीक है, पहला स्टेटमेंट तो गलत हो गया आपको। ठीक है, आप देखेंगे तो पवन ऊर्जा है या सौर ऊर्जा है, ये जो अक्षय ऊर्जा है, इनमें जो है इसके द्वारा संचालित जो है इलेक्ट्रोलाइजर का प्रयोग करके हम लोग जल को क्या करते हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में क्या करते हैं, बांट देते हैं, अलग अलग कर देते हैं, और इस तरह से हरित हाइड्रोजन जो है उत्पन्न होता है। तो ये तो पहला स्टेटमेंट गलत हो गया। भारत में पहली हरित हाइड्रोजन आधारित माइक्रोग्रिड परियोजना तमिलनाडु में प्रारंभ की गई थी। तो ये भी स्टेटमेंट क्या है आपका, गलत है। भारत में पहली हरित हाइड्रोजन जो है परियोजना आपको कहा, आंध्र प्रदेश में। ठीक है, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन NTPC के द्वारा लगाया गया था। यहाँ पे ऑप्शन क्या बन जाएगा, डी। आगे देखें, निम्नलिखित में से कौन सा संचलन मंद बृहत संचलन के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। तो यहाँ पे देखेंगे, पहला है मृदा संपन्न भूप्रवाह अपवाद, आपको सही उत्तर बताना है। तो ये पूछा है कि कौन सा मंद वृहत संचलन के लिए, तो मृदा संपन्न केवल एक हो जाएगा यहाँ पे। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं। महासागरों में तापमान वितरण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कौन सा कथन इसमें सही है आपको बताना है। पहला देखिए, समुद्र में गहराई बढ़ने के साथ तापमान का एक समान दर से घटता है। तो पहला ही स्टेटमेंट क्या हो गया आपको, गलत हो गया। ठीक है, आप देखेंगे तो समुद्र में जो है तापमान बढ़ने से एक समान दर से घटता है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, दूसरा स्टेटमेंट देखते हैं। उत्तरी गोलार्ध में महासागरों की तापमान दक्षिणी गोलार्ध की तुलना में अपेक्षाकृत अधिक होती है। तो ये भी जो है आपको सही स्टेटमेंट है। पहला गलत है, तो यहाँ पे केवल 2 हो गया। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 हो गया। 40,
भारत में जलवायु के आकार देने वाले हिमालय की भूमिका के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। आपको बताना है कौन सा कथन यहाँ पे सही है। भारत की जलवायु को आकार देने वाला, पहला, एक आर्टिक सर्कल के पास उत्पन्न होने वाली ठंडी और सर्द उत्तरी पवनों का उपमहाद्वीप की रक्षा करती है, सही है। यह मानसूनी पवनों को रोककर उन्हें उपमहाद्वीप के भीतर अपनी आर्द्रता मुक्त करने के लिए बाध्य होती है। दोनों ही सही। ऑप्शन क्या बन जाएगा आपका? सी बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखें 41। भारत के निम्नलिखित पर्वतों श्रेणी पर विचार कीजिए और यहाँ क्या दिया है? उपयुक्त पर्वतमाला को पश्चिम से पूरब की ओर लगाना है, ठीक है। ईस्ट से वेस्ट की ओर लगाना है, पश्चिम से पूरब सीक्वेंस में आपको लगाना है, ठीक है। देखिए यहाँ पे ध्यान देंगे तो सबसे पहले सतमाला आ जाएगा, इसके बाद महादेव पहाड़ी, फिर इसके बाद कैमूर और लास्ट में यहाँ पे रामगढ़ आ जाएगा। तो ऑप्शन क्या बन जाएगा आपका? बी बन जाएगा, ठीक है। सतमाला, महादेव, कैमूर और रामगढ़। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 42। महासागरों में विद्यमान लवणता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों विचार करना है, बताना है कौन सा इसमें सही है, ठीक है। पहला स्टेटमेंट यहाँ पे देखें, अरब सागर में बंगाल की खाड़ी की तुलना में अधिक लवणता की प्रवृत्ति दिखाई देती है। तो पहला स्टेटमेंट आपको क्या है? सही है। हेलोक्लाइन क्षेत्र में गहराई बढ़ने से लवणता तीव्रता से घटती है। दूसरा स्टेटमेंट क्या हो गया आपको? गलत हो गया, तीव्रता से बढ़ती है इस क्षेत्र में, घटती नहीं है। ऑप्शन केवल एक हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 43। चलिए, निम्नलिखित जो है भारतीय शहरों को पूरब से पश्चिम की ओर सही क्रम में लगाना है आपको। देखिए यहाँ पे क्या बोला है? पूरब से पश्चिम, यानी आप ईस्ट हो गया, ये वेस्ट हो गया, पूरब से पश्चिम की ओर लगाना है। तो यहाँ पे ध्यान देंगे तो सबसे पहले क्या आ जाएगा आपका? पूरब से पश्चिम में यहाँ पे रायपुर आ जाएगा, ठीक है। ये मैप वाला क्वेश्चन है आपका, तो रायपुर दिखेगा आपका सबसे पहले। इसके बाद ध्यान देंगे तो रायपुर के बाद इस ऑप्शन में क्या हो जाएगा आपका? लखनऊ आ जाएगा, ठीक है। 1 3 हो गया, और इसके बाद आपको भोपाल आ जाएगा, और लास्ट में इधर जयपुर आ जाएगा, ठीक है। इधर जयपुर आ जाएगा सबसे लास्ट में। तो इस तरह से 1 3 2 4 ऑप्शन देखें, ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44 देखें, निम्नलिखित में से कौन सी स्टेपी प्रकार की जलवायु का एक विशेष विशेषता है? इसे यहाँ पे सही उत्तर आपको बताना है। उत्तरी गोलार्ध में केवल महाद्वीपीय जलवायु प्रकार के घास के मैदान पाए जाते हैं, सही है। दक्षिणी गोलार्ध के क्षेत्रों में समुद्री प्रभाव के कारण पूरे वर्ष वर्षा होती है। तो दूसरा स्टेटमेंट आपको सही नहीं है, ठीक है, इसका रीजन ये नहीं है। तो इस तरह से केवल एक हो जाएगा, तो ऑप्शन आपका ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45 देखते हैं। वायुमंडल की संरचना के संदर्भ में बताना है। दो स्टेटमेंट दिया है आपको, कौन सा सही है आपको ये बताना है। देखिए पहला, धरातल से 120 किलोमीटर की ऊंचाई के बाद ऑक्सीजन की मात्रा नगण्य हो जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल के कुल आयतन का 1% से भी कम है। तो यहाँ पे देखिए दोनों स्टेटमेंट ही आपको क्या हो गया? सही होगा। देखिए धरातल से अब 120 किलोमीटर से ऊपर जाएंगे तो ऑक्सीजन का मात्रा लगभग नेग्लिजिबल हो जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में जो है 1% से कम है, आपको पता ही है। ये लगभग कितना है कार्बन डाइऑक्साइड आपका? 0.036%। ऐसे देखेंगे तो एटमॉस्फेयर की बात करेंगे तो सबसे अधिक क्या है? नाइट्रोजन गैस है, आपको पता ही है, ठीक है। नाइट्रोजन कितना है? 78% है, 78.08 है। इसके बाद आपका ऑक्सीजन है 20.95, और फिर इसके बाद आर्गन है, ठीक है। आर्गन कितना है? 0.93। इसके बाद आपका कार्बन डाइऑक्साइड चौथे नंबर पे आता है 0.036। याद रखेंगे इसको। चलिए तो यहाँ पे दोनों सही है, ऑप्शन सी बन जाएगा आपका। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 46। देखें, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में मोलासेस बेसिन भी कहा जाता है? किस भारतीय राज्य को मोलासेस बेसिन? देखिए तो ये जो है मिजोरम को, ठीक है। मिजोरम में मोलासेस बेसिन के नाम से भी जाना जाता है। आगे क्वेश्चन नंबर 47 देखें, निम्नलिखित देशों विचार कीजिए, बताना है कि कौन सा जो भूमध्य सागर के साथ सीमा साझा करते हैं, ठीक है। ये भी मैपिंग का आपका क्वेश्चन हो गया, भूमध्य सागर के साथ सीमा शेयर करने वाले, ठीक है। भूमध्य सागर के साथ सीमा शेयर करने वाले देखेंगे तो स्पेन आ जाएगा आपको, फ्रांस, आपको मोनाको, इटली वगैरह, स्लोवानिया वगैरह, क्रोएशिया। तो यहाँ पे ऑप्शन में देखते हैं हम लोग, तो यहाँ पे स्पेन तो हो जाएगा, साइप्रस ये भी हो जाएगा, सीरिया भी हो जाएगा, जॉर्डन नहीं होगा यहाँ पे। तो ऑप्शन देखिए यहाँ पे ऑप्शन क्या बन जाएगा? डी 1 2 4।
क्वेश्चन नंबर 48 देखते हैं। देखिए, खगोलीय विज्ञान के संदर्भ में यहाँ पे दो स्टेटमेंट दिया गया, आपको बताना है कौन सा इसमें सही है। ठीक है, पहला देखिए, यह मिशन जो है यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी का एक पहल था। ठीक है, तो ये बात सही है। ये पृथ्वी की कक्षा में आने वाले क्षुद्र ग्रहों की अग्रिम चेतावनी देता है। तो यहाँ पे दूसरा स्टेटमेंट क्या है, आपको सही नहीं है। ठीक है, ये जो पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र पे परिलक्षित न किया जाने वाला जो है आपको सूर्य से उत्पन्न जो है फ्लोरेस एक कोरोनल जो है मास इंजेक्शन है, तो इस तरह कोई बात ये नहीं करता है। और ये जो है आपको कोरोनल मास जो है इजेक्शन जैसी जो अप्रत्याशित सौर घटना होती है उसके प्रति ये संवेदनशील होता है। तो इस तरह से ऑप्शन क्या हो जाएगा ये। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 49। देखिए यहाँ पे क्या है, अर्धचालकों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सेमीकंडक्टर के बारे में पूछा जा रहा है। ठीक है, ये काफी चर्चा में है अभी। यह तांबा और एल्युमिनियम की तुलना में अधिक विद्युत का संचालन करता है। इनकी चालकता अन्य गुणों के डोपिंग प्रक्रिया के माध्यम से अशुद्धियों को मिलाकर परिवर्तित कर दिया जाता है। इनका उपयोग कमोडिटी इंटीग्रेटेड सर्किट, माइक्रो प्रोसेसर और मेमोरी चिप बनाने में किया जाता है। आपको बताना है कौन सा सही है। देखिए, बिल्कुल ही बात सही है। इनका उपयोग हम लोग कमोडिटी इंटीग्रेटेड या माइक्रो प्रोसेसर या मेमोरी चिप्स, आपको पता है कि ये जो अर्धचालक सेमीकंडक्टर आने के बाद ही जो भी आपके इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस हैं इसके साइजेज रिड्यूस हुए हैं और सारी जगह यूज हो रहे हैं, तो ये बात सही है। इसकी चालकता अन्य गुणों के डोपिंग प्रक्रिया के माध्यम से अशुद्धि मिला दिया जाता है, तो इसका डोपिंग जो है गुणों के चालकता क्या हो जाता है, इसका बढ़ जाता है, ये भी सही है। तांबा एल्युमिनियम की तुलना में विद्युत का संचालन अधिक करता है, नहीं। तो ये जो है कंडक्टर की तरफ आपको पता है कि तांबा एल्युमिनियम जो अच्छा जो है चालक है विद्युत का, तो इससे अधिक इसका नहीं हो सकता है, ये गलत है। यहाँ पे ऑप्शन क्या बन जाएगा, 2-3 ऑप्शन में देखें ऑप्शन सी होगा। बाकी क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं, चलिए। निम्नलिखित में से किस प्लेट सीमा के साथ भूपर्पट्टी तो नष्ट हो जाती है या निर्मित होती है। 3 ऑप्शन दिया गया है, आपको सही उत्तर यहाँ भी चुनना है। पहला देखिए, अभिसरण सीमा, अपसारी सीमा, रूपांतरण सीमा। तो इसमें जो है पहला जो दिया है आपको अभिसरण सीमा, ये भी सही है, और अपसारी दोनों सही है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 51 देखते हैं। अंत उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र जो ITCZ के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, बताना है कौन सा इसमें सही है। पहला देखिए, ये विषुवत वृत्त पे स्थित एक निम्न वायु दाब वाला क्षेत्र है जहां व्यापारिक पौने मिलती है, ये तो सही है। दूसरा देखिए, शीत ऋतु में ITCZ उत्तर से खिसक जाता है और इसलिए पौनों की दिशा दक्षिण पश्चिम से बदलकर उत्तर पूर्व की ओर हो जाता है। दूसरा स्टेटमेंट क्या है, गलत है। शीत ऋतु में देखेंगे तो ITCZ जो है दक्षिण की ओर खिसक जाता है, ना कि उत्तर की ओर। ठीक है, और दक्षिण की ओर खिसक जाता है यदि ये, तो पवनों की दिशा जो है उत्तर पूर्व से बदल के दक्षिण पश्चिम की ओर हो जाती है। ठीक है, तो ये गलत हो गया, केवल एक सही है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 52। देखिए, काला सागर को जो है मरमरा सागर से जोड़ने वाला एक प्राकृतिक जल जो है मरुद्ध है। यह यूरोपीय भाग को इस्तांबुल और तुर्की के एशियाई भाग को पृथक करता है। ये जानकारी जो है किस के बारे में दी जा रही है, ये कौन सा आपका बोस्फोरस जो है जल मरुद्ध है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 53। ब्रह्मपुत्र नदी के संदर्भ में बताना है कौन सा सही नहीं है। ठीक है, देखिए पहला क्या है, इसका उद्गम मानसरोवर झील के पास कैलाश के जो है चेमायुंगडुंग ग्लेशियर से होता है, तो सही है। यह नदी जो है सिसंग के नाम से भारत में प्रवेश करती है, ये भी स्टेटमेंट सही है। अगला देखिए, ये अंत में पद्मा नदी में मिल जाती है जो बंगाल की खाड़ी में गिरती है, ये भी सही है। मानस नदी इसके बाएं तट से सहायक नदी है, तो आपका लास्ट वाला ही क्या हो गया, गलती हो गया। ठीक है, तो इस तरह से ऑप्शन यहाँ पे क्या बन जाएगा, आपका डी बन जाएगा। दाएं तट से और जो है सहायक नदी दाएं ओर से मिलती है, इसमें बाएं ओर से नहीं मिलती है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 54। भूमि और जल विभेदी तापमान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, बताना है इसमें कौन सा सही है। भूमि की अपेक्षा जल देर से गर्म और ठंडा होता है, ये बात सही है। भूमि की अपेक्षा जल जो है कम देर और जल्दी, भूमि से कंपेरिजन किया जा रहा है जल का, तो देर से गर्म भी होता है ठंडा भी होता है। मानसून पौने की दिशा में उत्क्रमण के लिए भूमि और जल विभेदी तापमान जो है उत्तरदायी है, तो दोनों स्टेटमेंट सही। ऑप्शन क्या बन जाएगा, सी। क्वेश्चन नंबर 55 देखते हैं। देखिए, कोरेया भू आकृति जो करेवा है, करेवा भू आकृति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, यह भारत के उत्तरी पूर्वी क्षेत्र में पाई जाती है, सही नहीं है।
यह नदियों द्वारा लाए गए जलोढ़ निक्षेपों की मोटी। यह केसर का एक स्थानीय किस्म है, जफरान की खेती के लिए उपयोगी है। ये सही है, करेवा कश्मीर में पाया जाता है। ठीक है, ये आपको जल के साथ जो है हिमनद वगैरह छोटे छोटे बर्फ के टुकड़े भी इसके साथ आके इकट्ठा होते हैं, ये हम लोग इसको करेवा जो है भूआकृति बोलते हैं, और यहाँ केसर की खेती के लिए प्रसिद्ध है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 56। देखिए एक भौगोलिक क्षेत्र के बारे में ये बता रहा है कि एक भौगोलिक क्षेत्र जिसमें पूरे वर्ष उच्च आर्द्रता के साथ बादल छाए रहते हैं और भारी वर्षा भी होता है। इस क्षेत्र में कोई विशेष शीत ऋतु नहीं होती है तथा पूरे वर्ष तापमान की रेंज एक समान रहती है। साथ ही महोगनी और आबनुस वृक्ष इस क्षेत्र में महत्वपूर्ण वनस्पति है। बताना है कि ये जो ऊपर व्याख्यान किया गया है किस भौगोलिक क्षेत्र के बारे में किया गया है, तो ये कौन है, भूमध्य रेखीय क्षेत्र के बारे में बताया गया है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 57। निम्नलिखित में से कौन सा यूनेस्को बायोस्फीयर रिजर्व 3 प्रमुख नदी तंत्र नर्मदा, जोहिला और सोन नदी का उद्गम स्रोत है? कौन है इसका? अचानक कमार जो है अमरकंटक है ये। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 58। यहाँ भी एक व्याख्यान आपको दिया गया है, बताना है किसके बारे में बताया जा रहा है। ये अवसादी चट्टानें हैं जो हिमानी निक्षेपण से निर्मित होती है। भारत में पाए जाने वाली गोंडवाना श्रेणी की तलछटों के प्रतिरूप दक्षिण गोलार्ध में 6 विभिन्न स्थलखंड में मिलते हैं। ये पुरातन जलवायु और महाद्वीपों के विस्थापन से स्पष्ट प्रमाण प्रस्तुत करते हैं। बताना है किसके बारे में व्याख्या किया जा रहा है, तो ये कौन है, टिलाइट के बारे में व्याख्या किया जा रहा है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 59। ये अफवाह तंत्र है और एक तरफ विशेषता है। बताना है कितना युग्म आपको सही सुमेलित है। ठीक है, देखिए चलिए इसको जूम इन कर देते हैं। देखिए अब आपको दिख रहा होगा, ऑप्शन नीचे है 1 2 3 2 3 ऐसे करके ऑप्शन दिया गया है। ठीक है, देखिए वृक्षाकार नदियों किसी पर्वत से निकलकर सभी दिशाएं बहती है। यह अफवाह तंत्रित व्याख्या नहीं सही कर रहा है। आगे देखिए अभिकेंद्री, जब सभी दिशाओं से नदियां बहकर किसी झील या गर्त में विसर्जित होती है। ये क्या हो गया आपका, सही हो गया। वृक्षाकार जो है या अफवाह प्रतिरूप जो है वृक्ष की शाखाओं के अनुरूप होती है और ये वृक्षाकार प्रतिरूप कहलाता है। मंद ढाल वाली भूमि क्षेत्र से निर्मित होता है। पहला इसलिए गलत हो गया था, दूसरा आपको सही है। तीसरा जालीनुमा, जब मुख्य नदियां एक दूसरे के समानांतर बहती है तथा सहायक नदियां उनके समकोण पे मिलती है। ठीक है, तो ये भी स्टेटमेंट क्या है आपको सही है। तो यहाँ पे 2 3 सही है, ऑप्शन देखें, ऑप्शन हो जाएगा आपको बी। ठीक है, 2 3। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 60 देखते हैं। देखिए क्या दिया, पृथ्वी पे प्रॉपर्टी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? 2 स्टेटमेंट दिया गया, यहाँ पे आपको गलत बताना है। ठीक है, हम 20 सेकंड बस रुकेंगे। ठीक है, देखिए आपसे क्या पूछा जा रहा था, पृथ्वी की प्रॉपर्टी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। पहला स्टेटमेंट यहाँ पे ध्यान दें, यह बाहरी पतली परत है जिसकी मोटाई 200 किलोमीटर तक है। तो पृथ्वी की बाहरी जो पतली परत प्रॉपर्टी है इसकी मोटाई तो 30 से 50 किलोमीटर होती है। ये तो गलत ही निकल गया। आगे देखिए, महाद्वीपीय प्रॉपर्टी का निर्माण बेसाल्टिक सैलो से होता है। दूसरा स्टेटमेंट भी क्या आपको गलत हो गया। समुद्र तल का निर्माण गिरनाइट सैलो से होता है। तो ये स्टेटमेंट भी क्या हो गया आपका, गलत हो गया। ऑप्शन डी हो जाएगा, तीनों ही गलत है। आगे देखिए, वायु में पूर्णतः संतृप्त कहा जाता है जब, वायु को पूर्णतः संतृप्त कब बोलते हैं हम लोग? ठीक है, पहला है निरपेक्ष आर्द्रता 100 ग्राम प्रति मिली क्यू होती है। सापेक्ष आर्द्रता 100% होती है। वाष्प संघनित होकर बादलों में परिवर्तित हो जाता है। वर्षा आरंभ होती है। तो वायु को पूर्णतः हम लोग संतृप्त कब कहेंगे, जब जो है सापेक्ष आर्द्रता 100% हो जाएगी। ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 62। रोगाणु रोधी प्रतिरोध के वैश्विक विकास के संचरण के निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? 4 स्टेटमेंट यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, देखिए चलिए ऑप्शन आपको नहीं दिख पा रहा होगा, अब दिख पा रहा होगा। ठीक है, तो ये रोगाणु रोधी प्रतिरोध के बारे में आपसे पूछा जा रहा है। पहला देखिए, चलिए ऑप्शन देख रही नहीं होंगे आप लोग।
चलो ये अधिक ही जूम हो गया। देखिए पहला ऑप्शन क्या है यहाँ पे, पहला देखिए, अस्वच्छता, वाहित मल और अपशिष्ट बहिस्राव। ठीक है, ये संचार के लिए जो है वो योगदानकर्ता हो जाएगा, बिल्कुल इनका योगदान होता है। फार्मास्यूटिकल उत्पाद से जनित जो है बहिस्राव अपशिष्ट होते हैं, ये भी है। फसल उत्पादन में जो रोगाणु रोधी दवाओं का उपयोग हम लोग करते हैं, ये भी जो है काम करता है इसके संचरण में। पशुगत उत्पादन से निर्मुक्ति, बहिस्राव से अपशिष्ट, ये सारा कुछ हो जाएगा। तो ऑप्शन क्या बन जाएगा, डी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 63। निम्नलिखित कथनों पे जो है विचार कीजिए और यहाँ पे आपको सही बताना है। ठीक है, देखिए ठीक है, देखिए क्या है। पहला है अन्य ग्रहों को गोलाकार होना, विभिन्न स्थानों पर सूर्योदय और सूर्यास्त समय, चंद्र ग्रहण के दौरान चंद्रमा पे पृथ्वी की छाया। बताना है इसमें कौन सही है। देखिए अन्य, यहाँ पे किसके बारे में पूछा जा रहा है, पृथ्वी के गोल होने का प्रमाण। ठीक है, तो पहला आपको यहाँ पे क्या है, सही है, अन्य ग्रहों से गोलाकार होना, विभिन्न स्थानों पर सूर्योदय और जो है सूर्यास्त का भिन्न समय, और चंद्र ग्रहण के दौरान चंद्रमा पे पृथ्वी की छाया। तीनों ही आपको क्या है यहाँ पे सही ऑप्शन क्या बन जाएगा, डी बन जाएगा। बाकी देखते हैं क्वेश्चन नंबर 64। विसर्प के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पे आपको विचार करना है। ठीक है, यहाँ पे आंसर करेंगे। देखिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, आप लोग आंसर कर लिए होंगे। विसर्प के संदर्भ में बताना था, यह एक ऐसे चैनल प्रतिरूप है जो प्राय किसी नदी युवावस्था से संबंध होता है। तो पहला स्टेटमेंट क्या हो गया, आपको गलत हो गया। ठीक है, दूसरा देखिए, झेलम जो है अपनी युवा अवस्था में श्रीनगर के समीप विसर्प का निर्माण करती थी। दूसरा स्टेटमेंट भी क्या हो गया, आपको गलत हो गया। इस तरह से आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 65। भारत और बांग्लादेश के बीच अंतर्देशीय जल पारागमन और व्यापक जो है पर प्रोटोकॉल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। उपयुक्त में से कौन सा सही है, ये आपको बताना है। ठीक है, देखिए अच्छा पिछला क्वेश्चन अपना क्या था, एक बार देख लेते हैं हम। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पर डिस्ट्रैक्शन हो गया था। ठीक है, कभी कभी हो जाता है, नॉइज ऐसे जाएगा तो आप इग्नोर कर देंगे। देखिए विसर्प के संबंध में आपसे पूछा गया था। पहला देखिए क्या बताना है, सही, यह ऐसे चैनल प्रतिरूप है जो प्राय किसी नदी के युवा अवस्था से संबंध होते हैं, ये तो सही नहीं है। ठीक है, बाकी दूसरा देखते हैं, झेलम अपनी युवा अवस्था में श्रीनगर के समीप जो है विसर्प का निर्माण करती है, ये क्या है आपको स्टेटमेंट सही है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी बनेगा यहाँ पे। ठीक है, मैं ध्यान से नहीं देखा था यहाँ पे। ठीक है, विसर्प जो है एक जल का जो है, विसर्प क्या होता है, एक स्थल स्वरूप ना होकर क्या होता है, एक प्रकार का चैनल प्रारूप होता है। जैसे ये आपको बाढ़ और डेल्टा मैदानी में नदियों के साथ जो है अपना मार्ग जो है बहते होगी, उसी को हम लोग बोलते हैं। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 65 देखिए, भारत और बांग्लादेश के बीच अंतर्देशीय जल पारागमन और व्यापक प्रोटोकॉल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ठीक है, इसमें कौन सही है देखना है। पहला देखिए, किसी देश के अंतर्देशीय जलयान दूसरे देश के किसी भी जलमार्ग के पारागमन कर सकते हैं, यह समग्र रूप से भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण के अधीन है। दोनों ही स्टेटमेंट क्या है आपको यहाँ पे सही है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, भारत और बांग्लादेश के बीच अंतर्देशीय जल पारागमन की बात हो रहा है। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट तो यहाँ पे सही नहीं होगा। ठीक है, किसी देश के अंतर्देशीय जलयान दूसरे देश के जलमार्ग में पारागमन कर सकते हैं, ऐसा कुछ है नहीं। ठीक है, विशेष जो है जलमार्ग ही पारागमन कर सकते हैं, तो ये गलत हो जाएगा। दूसरा आपको सही है, तो यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 66। निम्नलिखित राज्य संघों क्षेत्रों द्वारा मैंग्रोव वनों के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों के अनुसार अवरोही क्रम में लगाना है। ठीक है, चलिए जूम कर देते हैं थोड़ा, इसको क्या लगाना है, अवरोही क्रम में। चलिए इसका आंसर करें। अवरोही आप समझ ही पा रहे हो, डिसेंडिंग ऑर्डर में आपको सजाना है। मैंग्रोव वन के मामले में आप देखेंगे तो सबसे अधिक जो है मैंग्रोव आपको कहाँ है, अभी हाल फिलहाल ये पश्चिम बंगाल में ही होगा, पश्चिम बंगाल ऑप्शन में है यहाँ पे। ठीक है, 3 हो जाएगा। ठीक है, चलिए
3 तो खैर 3-3 ऑप्शन में है। इससे कम पश्चिम बंगाल से कम देखेंगे, पश्चिम बंगाल में कितना है ऐसे 2114 जो है आपको वर्ग किलोमीटर है पश्चिम बंगाल में। इससे कम आपको गुजरात में है 1175, ठीक है, तो 3 के बाद 4 हो जाएगा 1175। और इससे कम देखेंगे तो गुजरात के बाद आपको अंडमान निकोबार हो जाएगा, ठीक है, अंडमान निकोबार एक हो गया। और लास्ट यहाँ पर क्या बचा आपको, महाराष्ट्र, ठीक है, महाराष्ट्र में भी 324 वर्ग किलोमीटर है। तो 3-4-1-2 ऑप्शन में देखें, 3-4-1-2 ऑप्शन ए है। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। हाल ही में वन गुर्जर खानाबदोश जनजाति सुर्खिया में रही। ये वन गुर्जर जो है खानाबदोश जनजाति, ये कहाँ की है? ये आपको कहाँ की है? उत्तराखंड की है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 68। महाद्वीपीय जो है सेल्फ के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों विचार कीजिए। 3 स्टेटमेंट है, कौन सा सही है आपको बताना है। देखिए पहला है ये प्रमुख मत्स्यन स्थल है, महाद्वीपीय सेल्फ की बात किया जा रहा है, तो ये बात क्या है आपको सही है। इनमें तेल और गैस और खनिज जैसे मूल्यवान संसाधन पाए जाते हैं। अभी महाद्वीपीय सेल्फ पे तल में गर्त, महाद्वीपीय सेल्फों के तल पे गर्त पाए जाते हैं, ठीक है, ये क्या है आपको गलत है, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे आपका आंसर क्या हो जाएगा, ए। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 69। देखिए स्त्री जो है मनोरक्षा परियोजना के संदर्भ में आपको बताना है, ठीक है, आपको बताना है कौन सा सही है। पहला देखिए इसका शुभारंभ जो है नीति आयोग केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्रालय के द्वारा किया गया था, ठीक है। तो ये पहला स्टेटमेंट क्या हो गया आपको गलत हो गया, ये केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्री के द्वारा किया गया था, ठीक है, राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और तंत्रिका विज्ञान संस्थान के द्वारा। दूसरा देखिए इसका लक्ष्य जो है यहाँ पे नीति आयोग और दे दिया था इसलिए गलत हो गया था। इसका लक्ष्य भारत भर में वन स्टॉप केंद्रों के पदाधिकारियों के मानसिक स्वास्थ्य प्रशिक्षण प्रदान करना है। ये क्या है आपको सही है, इसका लक्ष्य है कि 6000 जो है वन स्टॉप केंद्रों पर पदाधिकारियों को मानसिक स्वास्थ्य का प्रशिक्षण प्रदान करना। दूसरा स्टेटमेंट सही निकल गया, तो इस तरह से ऑप्शन क्या बन जाएगा आपका बी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 70। देखिए दून संरचनाएं जो है हिमालय के किस भाग में स्थित है? जैसे आप सुने होंगे देहरादून वगैरह, ठीक है, तो दून संरचना कहाँ देखने को मिलती है? ये आपको हिमाचल और उत्तरांचल, ठीक है, यहीं पे देखने को मिलेगी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर, ये दोनों एक दूसरे से जुड़ा हुआ भी है। निम्नलिखित में से कौन से देश जो है आपको बुखारेस्ट 9 या बुखारेस्ट फॉर्मेट का हिस्सा है? ठीक है, बुखारेस्ट 9 जो है पूर्वी यूरोप में 9 जो है नाटो देश इस समूह में शामिल है, ठीक है। और ये जो समूह जो है शीत युद्ध के समाप्ति के बाद पश्चिमी जो है इसके बाद जो है आपको अमेरिका के नेतृत्व में बनाया गया था। तो इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि कौन जो है आपको इसमें शामिल है। तो देखिए इसमें जो है आपको पोलैंड शामिल है और हंगरी भी है यहाँ पे ऑप्शन। ये टोटल 9 देश है, इसमें जर्मनी फ्रांस नहीं है, आपका ऑप्शन सी बन जाएगा, ठीक है। इसमें देखेंगे रोमानिया है आपका, पोलैंड हंगरी है, बुल्गारिया है, चेक गणराज्य, स्लोवाकिया, ठीक है, और 3 बाल्टिक राज्य भी है जैसे लिथुआनिया है, लातविया और एस्टोनिया है। क्वेश्चन नंबर 72 देखिए निम्नलिखित में से किन्हें जो है भारत के मध्य भाग से होकर कर्क रेखा से गुजरने के लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है? 2 स्टेटमेंट दिया गया। पहला देखिए उत्तरी भारत की तुलना में दक्षिणी भारत वर्ष भर उच्च तापमान तथा कम दैनिक वार्षिक तापांतर का अनुभव करता है, तो बात सही है, दक्षिणी भारत में जो है कम दैनिक तापमान होता है उत्तरी भारत के कंपेयर में अगर कंपेरिजन करें तो, ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट देखिए उत्तरी गोलार्ध के उत्तर जो है अयनांत पे संपूर्ण भारत के ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर सूर्य का अवलोकित किया जाना, ये जो है आपको गलत है, तो यहाँ पे ऑप्शन आपका ए हो जाएगा केवल एक। क्वेश्चन नंबर 73 देखें सौरमंडल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों विचार करना है। 3 स्टेटमेंट दिया गया है, आपको क्या बताना है यहाँ पे सही बताना है। पहला देखिए सभी ग्रह जो है सूर्य के चारों ओर घड़ी की सुई के विपरीत दिशा में परिभ्रमण करते हैं, तो ये स्टेटमेंट तो सही है, सूर्य घड़ी के विपरीत यानी एंटी क्लॉकवाइज बात कर रहा है। अन्य सभी ग्रहों का घनत्व पृथ्वी के घनत्व से कम है, दूसरा स्टेटमेंट भी क्या है आपको सही है। देखेंगे तो पृथ्वी का जो घनत्व जो है सबसे अधिक है 5 जो है 517, ठीक है, आपको ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है, तो इस तरह से दूसरा ऑप्शन भी सही है। सभी ग्रह का कम से कम एक प्राकृतिक उपग्रह होता है, सभी ग्रहों का। तीसरा गलत है आपको, प्राकृतिक उपग्रह की बात किया जा रहा है, बुध और शुक्र को छोड़ दिया जाए
तो सभी ग्रहों के कम से कम जो है प्राकृतिक उपग्रह हैं, ठीक है, बुध और शुक्र को छोड़ देने के बाद, तो इसलिए गलत हो गया। इसलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 74 देखें। क्या पूछा गया है आपको, प्राप्त होने वाले सौर विकिरण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों विचार कीजिए। कौन सा सही है आपको बताना है। पहला देखिए, पृथ्वी पर प्राप्त होने वाले सूर्य ताप उपसौर की अपेक्षा अपसौर की स्थिति से अधिक होता है। पहला ही स्टेटमेंट क्या हो गया आपको, गलत हो गया। दूसरा स्टेटमेंट देखते हैं, भूमध्य रेखा उष्णकटिबंधीय की तुलना में अपेक्षाकृत कम सूर्य ताप प्राप्त करती है, तो ये सही है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका बी बन जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 75। देखिए, निम्नलिखित जो है स्थानीय पवनों पर विचार करना है और बताना है कि उपयुक्त पवनों में कौन सा जो है शीतोष्ण महाद्वीपीय जलवायु में चलती है। शीतोष्ण जो है पूछ दिया कि आपको महाद्वीपीय में कौन चलती है, तो यहाँ पे देखें शिरोका है, मिंस्ट्रल है, फॉन है, चिनूक है। तो आपको पता है चिनूक तो शीतोष्ण महाद्वीपीय की जलवायु है और फॉन भी है। यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, ए बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 76 देखते हैं, निम्नलिखित जो है कारणों में कौन सा उत्तर भारत के सर्दी के मौसम में अत्यधिक ठंड के लिए जिम्मेवार ठहराया जा सकता है। तीन यहाँ पे वजह दिया गया है, आपको बताना है कौन सा होगा। पहला, उत्तर भारतीय क्षेत्र का महाद्वीपता, हिमालय पर्वत श्रृंखला का होने वाला हिमपात, कैस्पियन सागर में आने वाली ठंडी पवनें। तीनों ही क्या है इसके कारण है, ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 77। देखिए, समग्र जो है वितरण नेटवर्क के संदर्भ में बताना है, दो स्टेटमेंट है, कौन सा इसमें सही है। पहला देखिए, यह सर्वरों के भौगोलिक रूप से वितरित समूह के संदर्भित करता है जो इंटरनेट सामग्री की तीव्र आपूर्ति के लिए एक साथ काम करते हैं। सही है। भारत में सामग्री वितरण नेटवर्क भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण द्वारा विनियमित किया जाता है, रेगुलेट किया जाता है। दोनों स्टेटमेंट ही सही है। दूरसंचार कंपनियां जो है समग्र जो है वितरण नेटवर्क के लिए जिम्मेदार होती है, विनियमित करती है इसको। तो इस तरह से ऑप्शन क्या बन जाएगा आपका, सी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 78। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गुरुत्वाकर्षण जो है विसंगति पद का सर्वोत्तम वर्णन करती है। यह पृथ्वी की सतह पर उन क्षेत्रों को संदर्भित करता है जहाँ गुरुत्वाकर्षण का मान शून्य होता है। इसको गुरुत्वाकर्षण विसंगति कहते नहीं है, ठीक है। पृथ्वी केंद्र के निकट आने पर गुरुत्वाकर्षण घटते मान को, इसको भी नहीं बोलते। पृथ्वी के केंद्र से निकट जाने पर गुरुत्वाकर्षण के बढ़ते मान को, गुरुत्वाकर्षण के अवलोकित मान और गुरुत्वाकर्षण के अपेक्षित मान के मध्य अंतर को संदर्भित करता है। यही क्या हो जाएगा आपका, सही हो जाएगा, ठीक है। इसी को हम लोग ग्रेविटी एनोमैली कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 79 देखते हैं, लक्षद्वीप समूह के बारे में बताना है, ठीक है। तीन स्टेटमेंट है, यहाँ बताना है कौन सा आपको गलत है। पहला देखिए, परवाल निछापों से निर्मित है, तो लक्षद्वीप आपको पता ही है परवालों से ही बना हुआ है, तो सही है, ठीक है। आगे देखिए, ये तमिलनाडु के तट पे अवस्थित है, तो ये क्या हो गया आपको, दूसरा गलत हो गया, ठीक है। तमिलनाडु के तट पे है नहीं ये। इन द्वीपों में 10 डिग्री चैनल द्वारा विभाजित होता है, ठीक है। ये भी क्या है आपको गलत है, ये द्वीप में देखेंगे तो 11 डिग्री चैनल इसको विभाजित करता है। तो इस तरह से 2 और 3 दोनों गलत है, तो ऑप्शन देखिए क्या हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 80 देख लेते हैं, एक मरुस्थल का प्रकार है, एक विशेषता है, आपको बताना है इसमें कितना सही सुमेलित है। देखिए, पहला है हमादा, ठीक है, उबड़ खाबड़ बालू टिब्बों का विशाल खंड है, ये तो गलत हो गया। हमादा क्या है, एक चट्टानी मरुस्थल है। दूसरा देखिए, दूसरा है आपको रेग, कोणीय कंकर और बजरी की विस्तृत चादरें हैं, ये सही है आपको। एर्ग, नग्न चट्टानों के बड़े खंड है, एर्ग जो है एक रेतीला मरुस्थल है, तो ये भी क्या हो गया, गलत हो गया। यहाँ पे केवल 2 सही है, तो ऑप्शन क्या बन जाएगा, सी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 81। देखिए, यहाँ पे क्या पूछा गया, निम्नलिखित कथनों विचार करना है, आपको बताना है कौन सा इसमें सही है। पहला है विषुवत वृत्त एशिया महाद्वीप से होकर गुजरता है, विषुवत वृत्त ये बात क्या है आपको सही है, ठीक है। ये आपको ऑस्ट्रेलिया, ओशिनिया, दक्षिण अमेरिका, अमेरिका, एशिया सब इसमें शामिल है विषुवत वृत्त में। लगभग एक काल्पनिक रेखा है ये और 13 देशों से होकर गुजरता है। दूसरा देखिए, कोई भी भारतीय नदी 2 बार कर्क रेखा से होकर नहीं गुजरती है, तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया, गलत हो गया। भारत में माही नदी है, वो 2 बार कर्क रेखा से होकर गुजरती है, कर्क रेखा को 2 बार काटती है, तो ये गलत हो गया। सही बताना है तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, केवल एक, यानी 81 का ही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 82 देखें, हाल ही में सुर्खियों में रहा सुपेश और सुवश सर्वश्रेष्ठ रूप से वर्णित किया जा सकता है।
छोटे उपग्रह प्रक्षेपण यानों को विकसित करने हेतु उन्नत इसरो परियोजना के रूप में, भारतीय न्यायपालिका की दक्षता बढ़ाने के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता उपकरण के रूप में। तो यही क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट जो है विधिक अनुवाद सॉफ्टवेयर के लिए शुअस कहा जाता है, तो इसी से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 83 देखें। द्वार जो है स्थलाकृति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पे विचार करना है। ठीक है, बताना है कौन कौन सा सही है। ये दार्जिलिंग और सिक्किम हिमालय में पाए जाने वाले जलोढ़ बाढ़ का मैदान है, सही है। शंकोश नदी इसके पूर्वी और पश्चिमी द्वार में विभाजित होती है। ये चाय के रोपण कृषि के लिए उपयोगी होती है। सारा स्टेटमेंट सही, ऑप्शन क्या बनेगा, डी बनेगा। क्वेश्चन नंबर 84 देखते हैं। देखिए, निम्नलिखित नदियों पर विचार करना है। 3 नदियां दी है। कौन सा उपयुक्त नदियों में से जल ग्रहण क्षेत्र भारत में घटता हुआ सही क्रम में है। ठीक है, जल ग्रहण क्षेत्र भारत में बताना है। अब देखेंगे इन नदियों में, तो इनका क्या लगाना है, यहाँ पे क्रम लगाना है। ठीक है, देखिए, तो इसमें घटता क्रम में देखिए, ब्रह्मपुत्र है, कृष्णा और महानदी है। ठीक है, ब्रह्मपुत्र का जल ग्रहण यदि क्षमता देखें तो रिवर लेंथ तो भारत में इसका 916 किलोमीटर है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में क्या पूछा है, जल ग्रहण क्षेत्र। अच्छा ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आंसर इसका, कृष्णा हो जाएगा, उसके बाद आपका ब्रह्मपुत्र और इसके बाद महानदी। ठीक है, ऑप्शन क्या बन जाएगा, सी बन जाएगा। ठीक है, कृष्णा जो है 1400 किलोमीटर लेंथ है इसका। इसके बाद यदि देखेंगे ब्रह्मपुत्र का तो 916 है। इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे आप महानदी की अगर बात करेंगे तो महानदी जो है आपको ये 851 है, तो यही घटता हुआ क्रम में हो जाएगा। प्रति चक्रवात के संदर्भ में एक क्वेश्चन ऑलरेडी हम लोग किए हुए हैं यूपीपीसीएस के टेस्ट सीरीज में। प्रति चक्रवात के संदर्भ में यहाँ पे 2 स्टेटमेंट दिया गया है। ठीक है, पहला देखिए, साफ आसमान और शांत पौने इन चक्रवातों की पहचान होती है, तो स्टेटमेंट सही है। एंटी साइक्लोन की बात की जा रही है। दूसरा देखें, प्रति चक्रवात में पौने उत्तरी गोलार्ध में वामावर्त और दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिणावर्त होती है, तो ये क्या हो गया, आपको गलत हो गया। प्रति चक्रवात में पौने का प्रवाह का देखेंगे तो केंद्र से परिधि की ओर होता है। ठीक है, यानी उत्तरी गोलार्ध में जो है दक्षिणावर्त होता है और दक्षिणी में वामावर्त होता है। तो यहाँ पे सही बताना है, तो केवल एक सही होगा, ऑप्शन ए हो गया। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 86। अब देखना है कि ये जो व्याख्या किया गया है किस राष्ट्रीय उद्यान के बारे में है। यह राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक राज्य में पश्चिमी घाट के किनारे अवस्थित है। कहा जाता है कि 3 महत्वपूर्ण नदियां तुंगा, भद्रा, नेत्रावती का उद्गम यहीं से हुआ है। यहाँ पाए जाने वाले जंतुओं को मलाबार सिवेट, जंगली कुत्ते, स्लाथ बियर और चित्तीदार हिरणे शामिल है। किसके बारे में व्याख्यान किया गया है, ये जो है केंद्रमुख राष्ट्रीय उद्यान के बारे में। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 87। वायुमंडल की संरचना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2 स्टेटमेंट यहाँ पे दिया है, आपको सही बताना है। किसके बारे में, वायुमंडल की संरचना के बारे में। क्षोभ मंडल की मोटाई विषुवत वृत्त पे अधिक होती है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट क्या है, आपको सही है। आगे देखिए दूसरा, मध्य मंडल की ऊंचाई के साथ तापमान में वृद्धि होती है। दूसरा स्टेटमेंट क्या हो गया, आपको गलत हो गया। मध्य मंडल की बात कर रहा है, यानी सप्ताप मंडल के जो ऊपर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है क्या बता रहा है कि मध्य मंडल की ऊंचाई के साथ तापमान में वृद्धि होती है, ये तो उल्टा पड़ गया, तो ये गलत हो गया। इस तरह से ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 88। देखिए, पीट जो है लैंड्स के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2 स्टेटमेंट है, आपको इसमें कौन सा सही है बताना है। इसका विस्तार 10% से अधिक जो है वैश्विक भूमि पे है। अब ये पहला स्टेटमेंट क्या हो गया, आपको गलत हो गया। ठीक है, दूसरा देखते हैं, इसमें जल भराव की स्थितियां होती है जो कार्बन डाइऑक्साइड के समृद्ध जो है मृत पादप अवशेषों के सूक्ष्म जीव क्षय को सीमित करती है। तो दूसरा तो आपको सही है यहाँ पे। ठीक है, ये विश्व के केवल 3% भूमि पे जो है फैला हुआ है, इसलिए गलत हो गया था। तो इस तरह से ऑप्शन क्या बनेगा, बी। 89 देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा सिद्धांत ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित है। बिग बैंग तो है, आप सबको पता है। ठीक है, हायल के स्थिर अवस्था संकल्पना और द बिग जो है स्प्लैट सिद्धांत। तो देखिए यहाँ पे बिग बैंग भी है, हायल का स्थिर अवस्था संकल्पना भी बिग जो है ब्रह्मांड की उत्पत्ति से है, लेकिन ये द विंग स्पेल्ट सिद्धांत ये नहीं है। ऑप्शन क्या बन जाएगा आपका, बी बनेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 90।
देखिए भूकंप तरंगे के संरचन प्रभाव संचरण प्रभाव के संदर्भ में बताना है। ठीक है, भूकंपीय तरंग जो संचरण करती है, यहाँ पे दो स्टेटमेंट आपको बताना है कौन सा सही है। प्राथमिक तरंगे पदार्थ में गर्त तथा उभार बनती है, पहला स्टेटमेंट ही गलत हो गया। प्राथमिक तरंगे यानी पी तरंगों की बात कर रहा है, कह रहा है इसमें गर्त और उभार बनती है। तरंग की दिशा तो ये समानांतर एक कंपन करते हुए जाती है। ठीक है, तो इस तरह से ये पहला गलत हो गया। दूसरा, द्वितीय तरंगे जो है पदार्थ फैलाव और संकुचन उत्पन्न करती है, दूसरा स्टेटमेंट भी आपको गलत हो गया। तो इस तरह से स्टेटमेंट यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी बन जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 91, भू आकृति की प्रतिक्रिया के संबंध में निम्नलिखित कथनों विचार करना है, बताना है कौन सा इसमें सही है। पहला देखिए, बहिर्जनित बल अपनी ऊर्जा मुख्य रूप से पृथ्वी के अंदर से प्राप्त करते हैं, जबकि अंतर्जनित बल अपनी ऊर्जा वायुमंडल से प्राप्त करते हैं। तो ये किसके बारे में पूछा जा रहा है, भू आकृति की प्रतिक्रिया के बारे में। तो ये स्टेटमेंट ही क्या हो गया आपका, उल्टा हो गया, तो गलत हो गया। आगे देखिए, बहिर्जनित बलों की क्रियाएं निरंतर धरातल पे भागों पे ऊपर उठती रहती है, जबकि अंतर्जलित बलों का कार्य भू आकृति के विघर्षण के गर्त का भरा होता है। ये भी गलत हो गया, ऑप्शन क्या बन जाएगा, डी बन जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 92, तिलहन के आयात पे निर्भरता कम करने के लिए केंद्रीय बजट 22-23 में तिलहन के घरेलू उत्पाद को बढ़ाने हेतु व्यापक योजना लागू करने का प्रस्ताव किया गया। इसके संदर्भ में आपको विचार करना है, दो स्टेटमेंट यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, तिलहन के आयात पे निर्भरता को जो है बारे में बात करते हुए देखिए पहला स्टेटमेंट, पहला है आपको विगत 5 वर्षों में खाद्य तेल आयात में निरंतर वृद्धि हुई है, तो ये तो आपको स्टेटमेंट गलत है। ठीक है, दूसरा देखते हैं, कुल आयातित खाद्य तेल में पाम ऑयल का हिस्सेदारी 60% है, ये स्टेटमेंट क्या है आपको सही है। ठीक है, पहला स्टेटमेंट गलती है, देखेंगे आप तो यहाँ पे लिखा है कि खाद्य तेल का आयात में निरंतर वृद्धि हुई है, नहीं ये ऐसा कुछ नहीं रहा था। ठीक है, 2019-20 में देखेंगे तो गिरा था, फिर ये बढ़ा था, तो अप डाउन होते रहा है, तो निरंतर वाली बात नहीं आएगी। तो इस तरह से ऑप्शन क्या बन जाएगा, केवल दो, यानी ऑप्शन बी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 93, देखिए पश्चिमी विक्षोभ के संदर्भ में कौन सा सही नहीं है, आपको ये बताना है। पहला देखिए, रात्रि के तापमान में अचानक गिरावट जो है भारत में इनके आगमन की विशेषता है, तो पश्चिमी विक्षोभ के बारे में क्या बताना है आपको, सही नहीं है। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपको गलत हो गया, तो यही हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 94, भारत में जो है ग्रीष्म ऋतु में आने वाले स्थानीय तूफान निम्नलिखित में से कौन सी फसलों में वृद्धि में सहायता करती है। जो ग्रीष्म ऋतु में स्थानीय तूफान आती है किसके वृद्धि में सहायक होती है, सही उत्तर आपको बताना है। तो देखिए कॉफ़ी के पैदावार में बिल्कुल सही है, चाय में भी और जूट में भी हो जाएगा, सरसों में नहीं होगा, ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 95, निम्नलिखित पर विचार करना है, बताना है कितना युग्म इसमें सही सुमेलित है। ठीक है, देखिए ओएसिया धारा ठंडी प्रकृति की होती है, ये बात क्या है आपको सही है। क्यूरेशिया धारा गर्म प्रकृति होती है, ये भी सही है। कैलिफोर्निया धारा गर्म प्रकृति की होती है, तो ये क्या हो गया आपको गलत हो गया। तो इस तरह से यहाँ पे ऑप्शन आपका क्या बन जाएगा, एक और दो। क्वेश्चन नंबर 96 देखते हैं, देखिए निम्नलिखित में कौन सा पर्यटक स्थल प्रसिद्ध ज्वालामुखी हॉट स्पॉट भी है। ठीक है, तीन स्टेटमेंट दिया गया है। गैलापागोस द्वीप हवाई द्वीप है, येलोस्टोन नेशनल पार्क, ये पर्यटन स्थल के लिए जो है सबसे ज़्यादा हॉट स्पॉट कौन है, तो तीनों ही है आपको। ठीक है, तो ऑप्शन क्या बन जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 97 देखते हैं, गरजता जो है चालीसा, प्रचंड पचासा और चीखता साठा शब्दों का प्रयोग किसके संबंध में किया जाता है, तो ये पछुआ पौनों के लिए किया जाता है। आगे देखिए, केंद्रीय जो है अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई के संदर्भ में बताना है, हाल ही में सुर्खियों में रहे पद सामान्य सहमति का तात्पर्य क्या है। ठीक है, चार ऑप्शन है आपके सामने, देखिए पहला, किसी राज्य के भीतर मामले के जांच के लिए प्रकरण विशिष्ट अनुमति की आवश्यकता नहीं है, यही सामान्य सहमति का तात्पर्य है, ऑप्शन ही क्या हो जाएगा आपका, ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 99 देखते हैं, देखिए जैसे ही कोई भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर बढ़ता है तो वो क्या देखेगा। ठीक है, देखिए देशांतर की लंबाई कम हो जाएगी, देशांतर के बीच दूरी कम हो जाएगी, तुंगता में वृद्धि हो जाएगी। तो देखिए जैसे ही कोई मान लीजिए भूमध्य रेखा पे है, भूमध्य रेखा से कहाँ ध्रुवों की ओर बढ़ेगा, तो देशांतर की लंबाई में कमी आ जाएगी, क्या है, तो गलत है। ठीक है,
दूसरा देखिएगा क्या है, देशांतर के बीच दूरी में कमी आ जाएगी, ये सही है। ठीक है, तो इस तरह से ऑप्शन क्या बन जाएगा यहाँ पे, बी बनेगा, केवल यही सही है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 100। देखिए, भारतीय जो है भूमि पतन प्राधिकरण के संदर्भ में जो है बताना है कौन सा इसमें सही है। दो स्टेटमेंट दिया गया है। पहला देखिए, यह सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्रालय के तहत एक वैधानिक निकाय है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट तो आपको गलत हो गया। यह गृह मंत्रालय का जो है सीमा प्रबंधन विभाग के तहत एक वैधानिक निकाय है। ये भारत के सीमाओं पर भूमि बंदरगाह के निर्माण और कार्गो के निर्वहन आवाजाही के लिए और संरचनात्मक सुविधाएं प्रदान करने का कार्य करता है। तो दूसरा स्टेटमेंट क्या है आपको सही है, तो ऑप्शन देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, केवल भी। चलिए, तो इस तरह से आपका जो है ये ज्योग्राफी का टेस्ट नंबर फर्स्ट था, फिनिश हो गया। इसका और टेस्ट होगा तो हम लोग देखेंगे। बाकी लेक्चर को जो है आप लोग अधिक से अधिक शेयर करें, चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लें, और आपका कोई डिमांडिंग टॉपिक है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। यदि मान लीजिए अधिक लोग कमेंट बॉक्स में किसी भी टॉपिक को ले कमेंट लिखते हैं तो उस टॉपिक पे आपको वीडियो बनाया जाएगा। चलिए, बाकी जो है नेक्स्ट टेस्ट सीरीज हम लोग फिर देखेंगे। आप लोग बोलेंगे तो जैसे कि फुल लेंथ टेस्ट जो है कराया जाए या आपको इंडिविजुअल टेस्ट जो है कराया जाए। अभी हम लोग 1-2 दिन इंडिविजुअल टेस्ट ही रखते हैं, फिर देखते हैं तो कुछ फुल लेंथ टेस्ट भी कर लेंगे। चलिए, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।